हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीरियोडिक टेबल के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। लिखा भले ही ये पहले है, पर पढ़ेंगे पहले हम इसको। किसको? स्क्रीनिंग इफेक्ट के। आप कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट। मुझे थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। अब इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ, फिर आप इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे। इसका ये क्या है? एक टाइप का फोर्स है, और इसका जो नेचर होता है वो रिपल्सिव होता है। तो ये एक रिपल्शन फोर्स है, ठीक है। इसका एक नाम और आप देखोगे जिसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये है क्या? ये क्यों आया है? तो ध्यान से देखिए कि अभी आप पढ़ के आ रहे हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में, यह आपका होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर होती हैं शेल्स, और इन शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ऐसा आप भर दो। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करें, जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं चूहा इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? चूहा इलेक्ट्रॉन या टेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? टेस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? इसके ऊपर ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा होगा, और ये आपका न्यूक्लियर फोर्स है। क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। पर अभी आप एक फैक्टर भूल गए। वो दूसरा फैक्टर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये इसे रिपेल नहीं कर रहे होंगे? क्या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसे रिपेल नहीं कर रहे होंगे? और यही जो रिपल्सन फोर्स है, यही होता है अपना स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। और यही जो रिपल्सन फोर्स ये दिखा रहा हूँ, इसे ही हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि ये टेंडेंसी होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे अब मान लो इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के भैया ये अपने ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, बाकी सबकी वजह से स्क्रीनिंग या शील्डिंग होगी। समझ आई बात? ये इलेक्ट्रॉन खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, बाकी सारे जो हैं इसको रिपेल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो लिखता हूं मैं आगे एक चीज़ और कि ये क्या है? ये रिपल्शन फोर्स है। अप्लाइड रिपल्शन फोर्स है, अप्लाइड बाई ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। अप्लाइड बाई ऑल इलेक्ट्रॉन्स, अप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स, जैसे लिखो अप्लाइड बाई इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, अप्लाइड बाई इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? रिपल्शन फोर्स है। कौन लगाता है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन लगाता है। किस पे लगाता है? टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं। बात इतनी क्लियर है? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज और आपको लिखाता हूँ, पहले देखो ये यहाँ पे क्लियर है कि आज मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं। दिख रहा है ठीक है। ये न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है या शील्डिंग इफेक्ट इसे बोलते हैं। कौन लगाता है? इनर शेल के इलेक्ट्रॉन लगाता है। किस पे लगाता है? इसे टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब एक चीज और, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट वो क्या होता है? वो होता है NS सबसे ज़्यादा, फिर NP, फिर उसके कम ND, फिर उससे कम NF होता है। यहाँ तक बात समझ आई? नहीं समझ आया? समझाते देखो, थोड़ा देसी भाषा में समझाते, समझ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इसको खींच रहा है। क्या कर रहा है? इसको अपनी तरफ खींच रहा है। बाकी लोग इसको स्क्रीन कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं कि भैया मत जा, समझा रहे हैं भैया मत जाओ वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे इसको रोक रहे हैं। जैसे आप कहीं पे जाते हो कोई काम करने से, ये रोक रहे बाकी लोग, भुक्तभोगी हैं कि मत करो। जैसे अभी आप लोग 11th में हो तो आपको जो सीनियर होंगे आपको समझाएंगे कि भैया 11th पढ़ लो, 11th पढ़ लो। वो आपके क्या है? ये हैं, आपको समझा रहे हैं। समझ आ रही बात? आपको एकदम समझाया जा रहा है कि भैया मत पढ़ो करो, मतलब ये सब चीज़ें, चूहा खाना छोड़ दो, है ना, बकवास चीज़ें मत करो लाइफ में।
सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, 11th अगर बर्बाद होगी तो आप 12th समझ नहीं आएगी, सिर्फ 12th करोगे पास आउट होने के लिए। तो वो समझा रहे हैं पर आप मान नहीं रहे हो, आप अट्रैक्ट हुए चले जा रहे हो, है ना, जो डिस्ट्रैक्शन है, तो उधर आपको नहीं जाना है। तो ये आपको बचा रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं कि मत जाओ डिस्ट्रैक्शन की तरफ, पर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको फोन अट्रैक्ट कर रहा है, तो पर आपका दिमाग जो है वो शील्ड कर रहा हो, तो बस ये आप हो, ये आपका मन है। क्लियर है। NS, NP, ND और NF का इलेक्ट्रॉन, सबसे ये जो ND और NF होते हैं ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाते हैं, यानी इनका जो सिग्मा होता है वो कम होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पे N क्या है? यहाँ पे N आपका शेल नंबर है, वेयर N इज सेल नंबर। ठीक है, इतनी बातें नोट करिए आप, इतनी बातों को आप नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अगली हेडिंग है आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन टेस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब सब कुछ अपने मन को समझाने के बाद, सब कुछ करने के बाद आप जितनी देर फोन चलाते हो ना, वही यहाँ पे जेड इफेक्टिव है। ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव को लिखते हैं ZEFF या आपको मिलेगा जेड स्टार से। ठीक है, मतलब कुछ भी लिखो, लेकिन यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज़्यादा मैं लिखता हूँ, तो ये ZF है। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो Z माइनस सिग्मा के बराबर होती है, Z माइनस सिग्मा के। ये क्या है? ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये आपका है न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट है। समझ आ रही बात? अब देखो ध्यान से देखो, शील्ड करने के बाद तो कुछ ना कुछ बचेगा। ये खींच रहा है, सॉरी ये खींच रहा है और ये शील्ड कर रहा है, ये रोक रहा है, तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे कि नहीं होंगे? अब ये देखो, जेड हमको पता होता है न्यूक्लियर चार्ज होता है किसी के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन उसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा न्यूक्लियस अपना। अब सिग्मा है रोकने का तरीका, और इसको कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हाइपोथेटिकल वैल्यूज दी है। ठीक है, हाँ हाइपोथेटिकल है पर अपने काम चल जाता है अपना। ठीक है, तो हम उसको भी देखने वाले हैं, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है पर थोड़ा सा फील आता है ना, वो हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं, फिर आपको वेरिएशन बताएंगे जेड इफेक्टिव का, फिर जेड इफेक्टिव की वजह से क्या क्या चीज़ें होंगी इसके बाद आप पढ़ने वाले हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जेड इफेक्टिव का। आपको यार लास्ट में एक चीज़ बताई जाएगी, आप वो मत भूलिएगा बस। क्लियर? ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, क्या नोट करना है इसमें, लेकिन नोट कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। तो हम बात करने वाले हैं स्लेटर्स रूल टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इसे कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ पहले, कि आप लिखो यहाँ पे शेल, क्या लिखो? शेल। ठीक है, अगर आपकी nth शेल है, वो nth शेल है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो आपको लगने वाला है स्क्रीनिंग इफेक्ट वो आता है 0.35 इलेक्ट्रॉन, जो आपका n-1th शेल में प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये पर इलेक्ट्रॉन आता है। पर इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन 0.35 का, दो इलेक्ट्रॉन 2 × 0.35 का सिग्मा क्रिएट करेगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, n-1th में जो प्रेजेंट है वो लगाता है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन का सिग्मा, और जो n-2th या इसके बाद वाले है ना, रेस्ट वाले जो लगाते हैं 1 पर इलेक्ट्रॉन। अभी समझ नहीं आएगा, समझाते हैं, तो 2 मिनट को बस। जैसे आपके पास है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है, और अगर हम इसका करें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो क्या हो जाएगा? 1s2 और 2s1। अब इसका सिग्मा कैलकुलेट करने चलते हैं, क्या करते हैं? सिग्मा। ये आपका क्या है? n-1th इलेक्ट्रॉन है, ये क्या आपका n-1 वाला है और ये n वाला है। अब इसके ऊपर देखना है, देखो आपका टेस्ट इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये है, अब इसके ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? ये दो लगाएंगे, ये थोड़ी ना लगाएगा खुद पे। आप देखो n कितने हैं? 3 में से 1, 2 घटा दो, बस वही आपका होता है। तो n-1 इसके वजह से कुछ नहीं लगने वाला। तो ये आप देखो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, तो 2 × 0.85, ये आपका आ जाएगा सिग्मा, कितना आएगा? 1.70।
और z कितना है, z है आपका 3, तो z इफेक्टिव कितना होगा, वो होगा z माइनस सिग्मा, और जो आता है निकल के 3 माइनस 1.70, और अब से सॉल्व करोगे तो आएगा 1.30। समझ आता है। चलिए एक और करते हैं। लिथियम के बाद आपका आता है बेरिलियम। क्या आता है, बेरिलियम का होता है 4, ठीक है, बेरिलियम का होता है 4। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो होगा 1s2 और 2s2। ये आपका n-1th है और ये आपका nth है। अब n में एक इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग लगेगी, बाकी एक पे हम देखेंगे। तो सिग्मा कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा इज इक्वल हो जाएगा, कितने हैं 2 है, तो 2 इंटू 0.35 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0.85। सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, माफ़ करिएगा। यहाँ पे आपका 8 रहेगा और यहाँ पे रहेगा 1 इंटू 0.85, ठीक है। nth के लिए क्या होता है ये रहा 0.35, तो इसके लिए हो जाएगा 1.70 प्लस 0.35, और जब आप ऐड करोगे आएगा 2.75, तो 2.05 आएगा। ये आपका सिग्मा है। क्या है, सिग्मा। 7 3 10 का 2, फिर ये 0.5, सही है ना, हाँ सही है। अब z कितना है, z अपना 4 है, और z इफेक्टिव क्या होगा, z इफेक्टिव होगा आपको 4 माइनस 2.05। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो भैया 4.00 है, तो फिर 9 में से 10 में से 5 गया 5, बचा 9 है, और मतलब आपका बचेगा 3 में से 2 गया 1, 1.95 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1.95 आ रहा है। अच्छा, अगला आंसर को लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, फिर हम निकालते हैं बोरॉन के लिए। तो बोरॉन का होता है 5b, इसका होता है 1s2 2s2 और 2p1। अब इसके ऊपर देखने वाले हैं, तो ये आपका n है, ये भी n है, और ये n-1 है। सिग्मा निकालोगे तो 2 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 0.35। सॉल्व करोगे तो 1.70 प्लस 0.70, सॉल्व करोगे तो आएगा 2.40। ये आपका सिग्मा है। z की वैल्यू कितनी है, 5 है। z इफेक्टिव कितना निकल के आएगा, 5 माइनस 2.40, और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 2.60, ठीक है। ये आपका z इफेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पे आप नोट, सॉरी हिल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करो कि सिग्मा जो है, ये यहाँ पे देखो सिग्मा कितना है, ये 6 है, 6 नहीं है, सॉरी सिग्मा है, ठीक है। सिग्मा यहाँ पे 1.70 था, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 0.35 तो आपको मिल जाएगा। और आपका z जो है वो बढ़ रहा है 1 से। यहाँ पे फिर से देखो, मैं सिग्मा में ऐड कर दूं प्लस 0.35, और मैं z में ऐड कर रहा हूँ 1। क्या ऐड कर रहा हूँ, +1। तो z इफेक्टिव किससे बढ़ रहा है, z इफेक्टिव बढ़ रहा है प्लस में 0.65 से। देखो ना, इसमें आप 0.65 ऐड करोगे तो 1.95 मिलेगा, और 1.95 में अगर आप 0.65 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2.60। क्लियर है बात, समझ आई बात। अब इसका क्या यूज है, अभी इससे आपको एक चीज बताऊंगा, पहले आप इतना नोट करिए। नोट हो गया, समझ आया। अब हम लोग बात करते हैं कि मैं इसमें कंक्लूजन क्या निकालूं। हम लोग इसमें समझेंगे, ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो कंक्लूजन है वो आप देखो कि ये सारे के सारे क्या एक ही पीरियड के हैं, हाँ ये एक ही पीरियड के हैं, पीरियड इनका सेम है। और एक ही पीरियड में जो हम लोग कंक्लूजन निकालने वाले हैं वो क्या है, देखो बाकी रिजल्ट आपको अगली बार डेटा नहीं दूंगा, अगली बार लिख दूंगा, याद कर लीजिएगा उसको, ठीक है। हाँ, बुक में मन करे तो आप मेहनत करके निकाल देना। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है ना कि अगर आप पीरियड में जाते हो लेफ्ट से राइट, कहाँ जाते हो, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो, तो आपका z भी बढ़ता है, आपका सिग्मा भी बढ़ता है, z भी बढ़ता है और सिग्मा भी बढ़ता है, पर नेट में आपका z इफेक्टिव बढ़ता है, क्योंकि z बढ़ता है 1 के फैक्टर से और सिग्मा बढ़ता है 0.35 के फैक्टर से। किससे बढ़ता है, 0.35 के फैक्टर से। तो ओवरऑल जो आपका z इफेक्टिव बढ़ता है 0.65 के फैक्टर से। किसमें, एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या बढ़ेगा, z इफेक्टिव बढ़ता है। लेफ्ट से राइट जाने पे z इफेक्टिव बढ़ता है, बस इतना याद रखो अभी के लिए। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि हम ये जो आपका z इफेक्टिव है वो एक ग्रुप में कैसे वेरी करता है। अगर आप z इफेक्टिव की बात की जाए एक ग्रुप में, तो वो कैसे वेरी करता है।
उसको पढ़ने से पहले आप एक समझो कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एलिमेंट है जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट है जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? तो नोट बना के लिख लो कि भैया फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज के लिए जो सिग्मा होता है ना वो 0 होता है, क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन है। अब अकेला इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन फोर्स लगा? खुद नहीं लगेगा, बस सिर्फ जेड लगता है, सिग्मा 0 होता है, बात खत्म। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग नहीं निकालते हैं, है ना। हीलियम भी नहीं निकालते हैं, माना जाता है भैया उसके ऊपर नेट फोर्स वही लग रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि वेरिएशन के बारे में। वेरिएशन ऑफ जेड इफेक्टिव इन अ में पहला आपका है पीरियड में। तो पीरियड में अभी आप ऊपर लिखे हो, या आप याद रखिएगा कि भैया पीरियड में अगर आप जाते हो लेफ्ट से राइट तो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। दूसरा, अगर आप जाते हो ग्रुप में डाउन द ग्रुप यानी नीचे जाते हो, ये आपका टॉप है, और टॉप से आप जाते हो बॉटम में, तो आपका जेड इफेक्टिव जो है वो 2 से 3 तक बढ़ता है। मतलब जो 2 से 3 तक बढ़ता है, बाकी सब में मतलब रेस्ट के लिए 3 के बाद 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, सबके लिए कांस्टेंट होता है। तो हम लोग ओवरऑल बोलते हैं कि ये 2 से 3 बढ़ता है, ठीक है, बाकी सब में कांस्टेंट है। तो आप ये लिखिएगा कि जेड इफेक्टिव होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। क्या इतनी बात समझ आ रही है? देखो मैंने क्या किया है, तो आप अगर देखो कैलकुलेट करने वाले हो तो सिर्फ लिथियम से सोडियम में बढ़ता है, बाकी सब में कांस्टेंट होता है, 2.20 होता है, ठीक है। कहो तो कैलकुलेशन कराऊँ बैठ के, वही वाला करूँगा, बेफालतू वीडियो की लेंथ लंबी होगी, इससे बढ़िया रट लो जो बोल रहा हूँ। सर रटा तो भाई रटना पड़ेगा, मजबूरी है, रटो आप बैठ के। क्या है कि ये फिगर बना रहा हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा वेरिएशन के लिए। आपकी बुक्स भी यही फिगर बनाती हैं, मैं भी यही प्रेफर करता हूँ कि ऐसे बना लो एक ठो। ऐसे जाने पे आप देखो ये क्या, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आपका जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ता है, और अगला है डाउन द ग्रुप आने में, मतलब नीचे आने पे जेड इफेक्टिव जो है वो क्या होता है? घटता है। या आप ऐसा समझ लो घटता नहीं है, गलत बोल रही है मैं, कांस्टेंट रहता है। बस आपको ये वेरिएशन याद हो, क्लियर है? याद हो जाएगा। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट होता है। लिथियम को होता है, अभी निकाले थे कितना था, 1.30 था, फिर सोडियम पे जाता है 2.20 होता है। सोडियम के बाद आप जाते हो पोटेशियम में, 2.20 रहता है। पोटेशियम के बाद आप जाते हो किस पे? रिबिडियम पे, तो उसका भी कितना होता है? 2.30। फिर सीजियम नीचे आता है, उसका भी 2.20 होता है। फिर फ्रेंशियम, उसका भी 2.20 होता है। तो फिर कांस्टेंट मानो ना भाई, यहाँ से 2 से 3 में बढ़ रहा है, क्या दिक्कत है? 2 से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो। चलो इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिखता हूँ, ये नोट कर लेना लेकिन, ठीक है। जैसे 2 है आपका, 2 पे क्या होता है आपका? लिथियम, फिर 3 पे, अरे यार क्या है, मेरे को दिमाग खराब कर रहा है ना। लिथियम के बाद सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब लिथियम का होता है सिग्मा 1.30, इसका आता है 2.20, बाकी इसका भी आता है 2.20, इसका भी 2.20, इसका भी 2.20, इसका भी 2.20 आता है, ठीक है। तो दूसरे से तीसरे जाने पे है ना, ये आपका है टॉप से बॉटम जाने में, सिर्फ दूसरे से तीसरे में आपका प्लस हो रहा है, ठीक है, बाकी में कहीं पे नहीं हो रहा है। बाकी समय देखो नीचे कांस्टेंट है, तो हम लोग ओवरऑल जो वैल्यू है जेड इफेक्टिव को क्या बोलते हैं? उसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। वैल्यू निकाल लोगे, तुम्हारे को फॉर्मूला दिया गया है, अपना निकाल लीजिएगा उसको, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। जेड इफेक्टिव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अभी आप देखो हर जगह हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अब लिखते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? तो एटॉमिक रेडियस मतलब जैसे आपने पढ़ा है कि आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आपका क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक होगा, तो फिर आप क्या, हमको क्या पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वही अपना एटॉमिक रेडियस है। पर हमको ये जो है ना, ये शार्प बाउंड्री वो पता ही नहीं है, इसका जो पेरीफेरी मतलब उसका बाउंड्री है का वही नहीं पता है। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो हमने एक जुगाड़ निकाला। वो जुगाड़ क्या था कि हम लोग एटॉमिक रेडियस को मेजर करते हैं बॉन्डेड स्टेट ऑफ एटम्स में, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा पहली लाइन, एटॉमिक रेडियस
ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ, ऐसा लिखो, एलिमेंट है तो ऐसा लिख लेते पहले डायरेक्टली, इज एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, ऑलवेज मेजर्ड लिखना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ऑलवेज मेजर्ड इन बॉन्डेड स्टेट ऑफ एटम्स, बॉन्डेड स्टेट ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि जब एटम्स बॉन्ड बना लेते हैं तो हम वहाँ पे उनकी रेडियस बताते हैं, तो हम कहीं ना कहीं से उनके जो पेरीफेरी है, उनके जो पैरामीटर उसको बता लेते हैं, भैया दोनों टच कर रहे हैं कि नहीं टच कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ उसको क्या होता है। तो आप ये बताओ कि भैया बॉन्डेड इस स्टेट में बताना है, तो कुल मिला के बॉन्ड तो बने होने चाहिए उनके, और बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। अगर 4 टाइप के होंगे तो हमको कितने टाइप की रेडियस मिलने वाली है? 4 टाइप की। अच्छा यहाँ पे ये क्या है, जैसे मान लो आपका ये एटम है एक, और दूसरा एटम, अरे यार कैसा बत्ता सा बना है, चलो कॉपी में आप बढ़िया से बनाइएगा। ये आपका है, फिर ये आपका है, ये आपका 2 एटम है, दोनों की रेडियस, जैसे ये आपका आर है, ठीक है, और ये आपका आर है, तो हमको ये नहीं पता होता ना कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। हमको क्या पता होता है? हमको ये पता होता है इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए, ऐसा मान के चलो। और जब हमको इनके बीच की डिस्टेंस पता होता है तो रेडियस क्या होगा? तो रेडियस होगा आर ए इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए बाई 2, वही तो होगा। तो ऐसा करके निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हमको रेडियस नहीं पता होती है, पता है, हम लोग तो ये करके निकालते हैं। और अब लिख लो अगला कि टाइप्स ऑफ रेडियस, ये कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की होती हैं। क्यों 4 टाइप की होती है? 4 टाइप का बॉन्ड बनता है ना। कौन कौन से 4 टाइप के बॉन्ड है? पहला कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट रेडियस आप निकालोगे। दूसरा क्या है? आयनिक बॉन्ड, तो आप निकालोगे आयनिक रेडियस, हालांकि इसको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे अलग करके। तीसरा मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड। चौथा कौन है? वो आपका वॉन्डर वॉल फोर्स है, या वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसे बोलते हैं वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड। क्या है ये सब पता चलेगा, 2 मिनट को बस सबर करो, क्लियर है। अच्छा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कोवेलेंट रेडियस है वो किन के बीच में मिलती है? बिटवीन इन नॉन मेटल्स, आपको देखने को मिलेगी इन नॉन मेटल्स, ठीक है। आयनिक रेडियस किसके बीच में देखने को मिलेगी? नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के बीच में। और मेटलिक बॉन्ड भैया नाम से ही है जग जाहिर कि ये मेटल्स के बीच में देखने को मिलेगी। और ये जो आपका वॉन्डर वॉल बॉन्ड्स है ना, ये आपको देखने को मिलती है इनर्ट गैसेज में, इनर्ट गैसेज में, ठीक है, क्लियर है। तो आप इतनी चीज़ें नोट करो, वीडियो को पॉज करो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके कि आपका कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था? 9th में पढ़ा है? नहीं 10th में पढ़ा है। तो 10th में क्या था? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ध्यान से देखो इधर, तो आपने ऐसे फिगर कुछ बनाया होगा तो मेरा टेढ़ा बनता है, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ये आपका है और ये आपका है, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस होती है, ठीक है। ये आपकी कोवेलेंट रेडियस है। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट है ना, तो रेडियस ऑफ कोवेलेंट क्या होगा? वो होगा डिस्टेंस ऑफ कोवेलेंट बाई 2, ठीक है। अगला अपने पास है ये मेटालिक, भाई दोनों जुड़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर है। ये डिस्टेंस क्या होती है? ये डिस्टेंस होती है डिस्टेंस ऑफ मेटालिक, ठीक है। और आर मेटालिक क्या होता है? वो होता है डी मेटालिक बाई 2। अगला अपने पास है वॉन्डर वॉल फोर्स, तो ये तो ये क्या है? डी वॉन्डर वॉल्स, डी वैन, तो रेडियस ऑफ वॉन्डर वॉल क्या होता है? डी वैन बाई 2। और अभी बताया गया कि ये जो है ये आपका कोवेलेंट रेडियस है। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, छोटा लिखने पे दिखता नहीं है बोर्ड पे। ये आपका कोवेलेंट रेडियस है, ये आपका मेटालिक रेडियस है,
ये जो आपका है ये वॉन डेर वाल रेडियस है। वॉन डेर वाल रेडियस। अच्छा, एक ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, हालांकि आपको बताया गया है कि वॉन डेर वाल जो है वो रेडियस आपको कहाँ देखने को मिलती है, इनर्ट गैसेस में देखने को मिलती है। आपका मेटेलिक रेडियस मेटल में देखने को मिलता है। कोवेलेंट रेडियस जो है आपको कोवेलेंट बॉन्ड में या मेटल और मेटल के बीच में, सॉरी, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलता है। पर प्रॉब्लम ये है कि अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हम बनाते हैं। एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन वो ये है कि मान लिया जाए एक एटम ए है, एक एलिमेंट ए है, और वो तीनों बॉन्ड बनाता है। वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाता है, वो मेटेलिक बॉन्ड भी बनाता है, और वो वॉन डेर वाल बॉन्ड भी बनाता है, या वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उसके बीच में एग्जिस्ट करता है। तो आपसे सवाल ये है कि बताओ कौन सी रेडियस तीनों में सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, देख के बता दो। एक एलिमेंट है वो तीनों बॉन्ड बनाता है, तो बताओ उसकी कौन सी रेडियस सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। वॉन डेर वाल बड़ी होगी, और उसके बाद मेटेलिक बड़ी होगी, और सबसे कम कौन होगी आपकी, कोवेलेंट रेडियस होगी। ठीक है, ठीक है। ये सेम एलिमेंट की बात हो रही है, अगर अलग एलिमेंट हो गया तो भाई उसका अर्थ भी तो बदल जाएगा। आप यहाँ पे कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, अभी आप वेरिएशन पढ़ोगे, फिर यहाँ पे आप कोई दूसरा एलिमेंट ले लो, और यहाँ पे कोई दूसरा, तो फिर वो वेरिएशन नहीं पूछा जाता है। यह है फॉर सेम एलिमेंट, है ना, फॉर सेम एलिमेंट। इफ ऐसे लिख लो कि भैया फॉर सेम एलिमेंट्स, है ना, फॉर सेम एलिमेंट जो है क्या होता है, आपका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो सबसे, या सॉरी, जो आपका वॉन डेर वाल बॉन्ड है वो सबसे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है आपका मेटेलिक बॉन्ड, और सबसे छोटा होता है वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कोई भी ऐसा मेटल नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है वो जो तीनों बॉन्ड बनाता हो। क्लियर है ना बात? चलो इसको नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज करो, नोट करो। अब हम लोग बात करने वाले हैं आयनिक रेडियस की, कि वो क्या होता है। थोड़ा बड़ा लिखो, आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस बोला जाए या तो आयनिक साइज बोला जाए, दोनों चीज़ें लगभग बराबर होती है। ठीक है, एक्चुअल बराबर ही है। तो आपसे चाहे आयनिक रेडियस पूछे चाहे आयनिक साइज पूछे, चीज़ें बराबर होती हैं। क्लियर है? अच्छा, है क्या ये कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, आयनिक रेडियस या आयनिक साइज कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा आयंस में। किसमें? आयंस में। और जो आयंस होते हैं वो आपको कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला कौन है आपका? केटायन है, तो आपको केटायंस देखने को मिलते हैं दूसरे आयंस में, और दूसरा आपको एनायंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको दो टाइप के आयंस देखने को मिलेंगे, केटायंस और एनायंस। केटायंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है यह बात? हाँ, ठीक है। अच्छा, एक लाइन लिख रहा हूँ, केटायंस, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, केटायंस आर ऑलवेज smaller than their parent atom। parent atom। अब रीजन क्या है देखो। एक एग्जांपल लेता हूं, हालांकि वो आगे चल के आप गलत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा फील आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास Na है। ठीक है, Na है। अब Na का अगर आप देखो तो भैया ये आपका रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, और ये रहा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और इसमें 8 और इसमें 1, 2, 8 और 1 रहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो आपको बन जाएगा Na+। क्या बन जाएगा? Na+। और अब आपके पास इसमें सिर्फ 2 सेल्स बचती हैं। अब साइज तो छोटा हो गया, पहले इतना बड़ा था, अब इतना छोटा हो गया। तो ये एक फीलिंग है, आप इसको देख सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ये जो ये आपका एक्सप्लेनेशन है, ये मेरा गलत है। ये फीलिंग है, आप ले सकते हो, पर गलत है। लेकिन सही भी एक तरीके से देखो, ये प्रूफ हो जा रहा है ना, बात खत्म। समझ आया? ये देखो, एक शेल की पूरी गायब कर दी ना यहाँ पे, इसलिए गलत है। और ऐसा होता नहीं है। जेड इफेक्टिव के बेस में हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि 2 मीटर को कर देता हूँ। वो भी कैसे करते हैं देखो, आपका एलिमेंट है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो भाई उसमें प्रोटॉन तो उतने ही होंगे, यानी जेड की वैल्यू उतनी रही, पर सिग्मा घट गया। और सिग्मा की वैल्यू कम होने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ, जेड इफेक्टिव बढ़ा तो साइज क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि भैया सेल को खींचेगा तगड़े से, जोर से। सुनो, यह मान लो आपका एक मेटल M, और मेटल M ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और बनाया M+, है ना। मेटल M था, मेटल M ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और M+ बना लिया। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं इस एटम में, चलो कुछ नहीं मानते,
इस मेटल में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर थे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि सिग्मा की वैल्यू घट गई, जेड की वैल्यू कांस्टेंट रही, इसलिए जेड इफेक्टिव जो है वो नेट में बढ़ गया, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से वो जोर से खींच रहा है किसको, शेल और उसमें इलेक्ट्रॉन को, और जब जोर से खींचेगा तो साइज क्या होगी, घटेगी। तो इसलिए इसकी साइज जो हो गई वो घट गई, तो साइज क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कब, किसकी, एम प्लस की, किससे, एम से। तो समझ आया। चलो सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं एनायंस पे। तो एक लाइन में लिखिएगा सबसे पहले, एनायंस आर ऑलवेज ग्रेटर देन their parent atoms, their parent atoms। कैसे, देखो मान लो आपके पास कोई x आपका है और x ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और आपको बना x माइनस। इस केस में यहाँ पे जब आपका x था तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर थे। अब क्या है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया है कम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है ज़्यादा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस केस में अगर देखा जाए तो आपका सिग्मा बढ़ा, जेड उतना ही रहा, तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया, घट गया, और जेड इफेक्टिव के घटने से आपको जो साइज है वो बढ़ गया। क्या हो गया, साइज बढ़ गया। तो यहाँ पे एक कुछ में एक लाइन लिख लो कि ये जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा साइज उतनी ही कम। तो जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या आप लिखो साइज जो है वो जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या बात समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आप इसको फटाफट नोट करो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ फिर आता हूँ। तो अभी तक हमने ये देखा कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो साइज घटेगी, यानी यहाँ पे ये लिख सकता है कि अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगी, और अगर जेड इफेक्टिव हो गया कम तो साइज क्या होगी, हो जाएगी ज़्यादा। और अभी अभी जस्ट जेड इफेक्टिव पढ़ के आ रहे हो तो क्या आप एक पीरियड में और एक ग्रुप में साइज का वेरिएशन बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो। तो अगर हम जनरल ट्रेंड की बात करें साइज की, ठीक है, तो जनरल ट्रेंड की अगर बात की जाए कि भैया ऐसा है कि हम जा रहे हैं लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट साइड राइट जो है वो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा, साइज आपका घटेगा। अच्छा दूसरा क्या है कि भैया नीचे जाने पे जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट रहा तो इसका कोई रोल ही नहीं प्ले करेगा। अच्छा जेड इफेक्टिव अगर कांस्टेंट है तो एन के ऊपर क्या होगा, तो नंबर ऑफ शेल्स तो बढ़ रही हैं भैया, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से क्या होगा, देखो जेड कांस्टेंट है, देखो सुनो, वैसे तो यहाँ पे जेड कांस्टेंट है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 शेल्स हो गई, और यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 शेल्स हो गई, और 5वें में हो गई 1 2 3 4 5 शेल्स हो गई। तो देखो 2 का साइज छोटा है, हर जगह जोर उतना ही खींच रहा है, जोर उतना ही है, पर भैया क्या हो गया, शेल्स तो बढ़ रही हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, और जिस वजह से हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे जो आपकी साइज होती है वो बढ़ती है। तो इन सबको हटा दो, ये रीजन है आपका कि लेफ्ट से राइट जाओगे, जनरल ट्रेंड है किसका, साइज का। तो जनरल ट्रेंड ये है कि अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने से साइज घट जाता है, और पीरियड में ये बात हो रही है। अगर हम बात करें किसमें, ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने से, मतलब टॉप से बॉटम जाने से क्या होता है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहा तो उसका कोई रोल नहीं है, पर नंबर ऑफ शेल से बढ़ जाती हैं। क्या बढ़ जाती हैं, नंबर ऑफ शेल से बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। बात क्लियर इतनी, हाँ कि ना, ठीक है। चलो एक चीज़ और समझते हैं आप कि ये आइसो इलेक्ट्रॉन के जो स्पीशीज़ हैं उनकी साइज ये नोट कर लेना, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पढ़ने से पहले एक चीज़ समझो, वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि मान लीजिए एक एलिमेंट है वो दोनों बनाता है, केटायन बनाता है और एनायन बनाता है। तो मैं बोलता हूँ वो एक्स है, आपका एक्स माइनस बनाया और आपका एक्स प्लस बनाया, तो साइज का ऑर्डर बताओ। तो भैया एक्स माइनस सबसे बड़ा होगा और एक्स प्लस सबसे छोटा होगा। ये आपका किसके लिए, फॉर सेम एलिमेंट के लिए है, फॉर सेम एलिमेंट के लिए बात हो रही है, किसी दूसरे की तरफ मत जाना, एलिमेंट सेम है, समझ आया, ठीक है। अगला है एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये जो है यहाँ पे पूछ रहे हो, ये सॉरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ क्या देखा हमने कि देखो भैया साइज जो है, एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो साइज है जितना निगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही कम होगा, ठीक है। इतना नोट कर लो आप पहले, फिर हम इसको मिटा के फिर आते हैं।
हम लोग बात करने वाले हैं साइज ऑर्डर की। साइज ऑर्डर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज पता है ना, चलो वो भी बता देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेशीज होती हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं आपके सेम। एग्जाम्पल कराता हूँ। अच्छा, एक जुगाड़ वही है अपने पास कि भैया अगर आपको देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज या सेम एलिमेंट का, तो आप देखो निगेटिव साइन, और निगेटिव साइड जितना ज़्यादा साइज उतनी ज़्यादा, और पॉजिटिव साइड जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही साइज कम। समझ आया? निगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज कम। फॉर एग्जाम्पल सबसे आसान वाला लिखता हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन कौन से आपके N3-। अच्छा, एक अच्छी चीज़ बताओ, देखो ये होता है आपका नाइट्राइड आयन और एक होता है एजाइड आयन N3-। देखो ना, बोलने में देखो दिक्कत, ये भी N3-, ये भी N3-। देखो ना क्या बोलते उसको, शब्द एक हो पर अर्थ अनेक हो, बस वही है यहाँ पे। मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आता हो तो कमेंट करके बता दो कि ये N3- है। N3- हो गया, फिर मैं लिख रहा हूँ O2-, फिर लिख रहा हूँ F-, फिर लिख रहा हूँ Na+, फिर लिख रहा हूँ मैं Mg2+, फिर लिख रहा हूँ मैं Al3+। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। अगर इनमें आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो तो इसमें भी 7 + 3 10 है, इसमें भी 8 + 2 10 है, इसमें भी 9 1 10 है, इसमें भी 11 में से 1 गया 10 है, इसमें 12 में से 2 गया वो भी 10 है, इसमें भी 13 में से 3 गया तो भी 10 है। लेकिन अगर हम बात करें जेड की, जेड मतलब न्यूक्लियर चार्ज की, तो यानी एटॉमिक नंबर की, तो 7 होता है, फिर 8 होता है, फिर 9 होता है, इसका होता है 11 10 मत लिखना फ्लो में। इसका कितना होता है, इसका होता है 12, इसका कितना होता है, इसका होता है 13। तो ध्यान से सुनो, 7 मिलकर 10 को खींचे, 8 मिलकर 10 खींचे, 9 मिलकर 10 को खींचे, 11 मिलकर 10 को खींचे, 12 मिलकर 10 को खींचे, 13 मिलकर 10 को खींचे, बताओ कौन सबसे ज़्यादा खींचे? तो 13 मिलकर 10 को खींचेंगे ना, वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यानी सब जो सबसे ज़्यादा खींचेगा तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव ज़्यादा और यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम। ध्यान से देखो, निगेटिव चार्ज ज़्यादा तो साइज ज़्यादा, वही तो जुगाड़ है। तो 7 मिलकर 10 को खींचेंगे तो थोड़ा कम खींच पाएंगे, 8 मिलकर थोड़ा ज़्यादा, फिर 9 मिलकर 10 को खींचेंगे और ज़्यादा, 11 और ज़्यादा, 12 वाले और ज़्यादा, 13 वाले सबसे ज़्यादा। कंपेरिजन खत्म। यहाँ से आ जाओ तो क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव हो रहा है बढ़। तो जेड इफेक्टिव के बढ़ जाने से आपका साइज जो है वो भी जा रहा है बढ़। क्लियर है? तो साइज का ऑर्डर ये होगा। अरे यार क्या हो रहा है, साइज का ऑर्डर घट जाएगा, माफ़ करिएगा। फ्लो में बह गया भाई, मैं भी है ना, पानी जैसे बहता मैं बह गया। तो ये ऐसे लगता है। ठीक है, समझ आता है? आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी जो आपका बच रहा है ग्रुप वाइज या ब्लॉक वाइज, और इसके जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।